हेलो गाइस, सबका स्वागत है हमारे इस मानव एक्सप्लेनर पर। और हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई विल बी टेकिंग ए ब्रेक फॉर पर्सनल रीजन के चैप्टर 1 की। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत हमें उस दुनिया की याद दिलाती है जहां अचानक गेट्स खुल गए और भयानक मॉन्स्टर मानव दुनिया में आने लगे। शुरुआत में मानवता के लिए एक बड़ी आपदा थी, लेकिन फिर कुछ लोगों की विशेष शक्ति जागृत हुए और यही लोग आगे चलकर हंटर कहलाए। इन हंटरों ने राक्षसों का शिकार करके मानव सभ्यता का बचाए और साथ ही नए तकनीक तथा संसाधनों का रास्ता भी खोले। इस दुनिया में हर हंटर की एक रैंक होती है। सबसे ऊपर ट्रिपल एस क्लास और सबसे नीचे जी क्लास। एक बार रैंक तय हो जाने के बाद उसे बदलना लगभग असंभव माना जाता है। यही वजह है कि अधिकांश हंटर अपनी सीमाओं के साथ ही जीना सीख लेते हैं। इसके बाद हमारी मुलाकात होती है सौंगमेरी से। वो लगातार अपनी क्षमता को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। उसने अनगिनत ट्रेनिंग की, बार बार परीक्षा दी, लेकिन परिणाम हर बार लगभग एक जैसा रहा। वह अभी भी अपना पुरानी सीमा को पार नहीं कर पा रही। उसके मन में एक ही सवाल घूम रही है, क्या मेरे सारी मेहनत बेकार चली गई? उसके बाद ही हमको एमसी को दिखाए जाते हैं जो सॉन्ग मेरी को पुकारती है और उसकी नाम सुन के सॉन्ग मेरी पीछे देखते हुए हाथ में लेग सिटी इकट्ठा करने लगती है और उसका गुस्सेल चेहरा देखकर एमसी वहां से भाग जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है एमसी शर्माते हुए वहां पे भागते हैं और उसके बाद सौंगमिनी सोचती है, इसका दिक्कत क्या है भाई? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। उसके बाद पीछे से रिसेप्शनिस्ट पूछती है, पीछी मिस, आप अपना टेस्ट पेपर लीजिए। उसके बाद टेस्ट पेपर लेकर एसोसिएशन से बाहर आकर सॉन्ग मेरी अपनी टेस्ट पेपर को देखने लगती है और देखते हुए सोचती है कि वो तो एक ही रैंक में ही है, कोई फायदा नहीं है। इतना मेहनत करने के बाद मैं एक ही रैंक में हूँ। और उसका चेहरा बहुत सैड हो जाती है और सैड चेहरा आप देख ही सकते हो। ठीक है, तभी पूरे शहर में आपातकालीन अलार्म बाज उठता है। एक नया गेट पकड़ हुआ है और उसके साथ एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर भी अपीयर हुआ है। इतनी ज्यादा तबाही कर देता है। उसी के बाद हमको दिखाया जाता है हमारे एमसी को। एमसी एक बच्ची के हाथ पकड़ के भागने लगता है और वो बच्ची गिर जाता है धक्के के वजह से। और वो एमसी उस बच्ची को कहते हैं, सौंगमिरी तुम ठीक हो ना? उसके बाद वो बच्ची पीछे देखता है और एमसी भी पीछे देखते हुए सोचता है क्या हुआ। उसके बाद एमसी आंख बंद कर लेता है और एमसी को पीछे दिखता है एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर। मॉन्स्टर के पीछे, मॉन्स्टर के ऊपर अचानक आ जाता है एक लाइटिंग और वो लाइटिंग मॉन्स्टर के ऊपर गिर जाता है और हमारा वहां पे आता है एक लड़की। उस लड़की ने उस मॉन्स्टर के ऊपर एक बिजली गिराया था, बट उस बिजली से उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ था। उसी के बाद वो फिर से एक लाइटिंग स्टॉर्म उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है, लेकिन उस मॉन्स्टर के ऊपर कुछ भी नहीं होता और वो चौंक जाता है और मॉन्स्टर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए जमीन डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब भी उस डिस्ट्रॉय करता है उसके प्रेशर से सॉन्ग मेरी गिर जाता है। सॉन्ग मेरी जब भी गिरता है और गिरते हुए सोचता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मैं इसको कैसे हराऊंगा? ये तो बहुत ही ज्यादा मेरे से भी ताकतवर है। और उसी के बाद सॉन्ग मेरी मॉन्स्टर की तरफ पीछे देखते हुए सोचते हैं
यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आम नागरिक है, बहुत ही ज्यादा डेंजर है। वो गुस्सा होते ही ये कहती है, यहाँ से भागो। और मैं थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ, जल्दी जल्दी भागो यहाँ से। उसी के बाद हमको दिखाया जाता है मॉन्स्टर जमीन पे हाथ मारते हुए आगे आते हैं सॉन्ग मेरी की तरफ, और सॉन्ग मेरी उस मॉन्स्टर के आगे खड़े हो जाता है। और आई हैव टू स्टील फॉर टाइम। तो टाइम थोड़ा बाई करते हुए वो सोचता है, मेरा पावर कहाँ गया। और वो मॉन्स्टर उसके सामने, बहुत सामने आ जाता है। और वो सोचने लगता है, मॉम डैड। और उसी के बाद सौंगमिरी को दिखाया जाता है वो रो रहा है। और सौंगमिरी एक बड़ी सी लड़की को देखते हैं, समथिंग लाइक रिवेंज। और उसके बाद डोंट किड मी, मतलब वो लड़की कहती है कि उसको गुस्सा दे रहा था, मतलब वो लड़की सौंगमिरी को गुस्सा दिला रहा है उसके दिमाग में आकर। और वो सौंगमिरी सोचती है, मैं को किड मत समझो, और आई साइड डोंट किड मी। और उसी के बाद गॉड्स क्रैशिंग फोर्नेसर। उसी के बाद वो एक बहुत ही बड़ा पावरफुल अटैक अपने हाथ में बनाते हुए है। और उसी के आगे हमको दिखाया जाता है सोंगमिरी के पूरे शरीर में बिजली, पूरा शरीर में बिजली बिजली हो जाते हैं। और उसी के बाद दिखाया जाता है उसके हाथ में एक ब्लैक ब्लू कलर का लाइटिंग आ जाता है। और पूरा आंखें भी ब्लू हो जाती है, और उसका शरीर से पूरा ब्लू ब्लू लाइटिंग चारों तरफ फैलती है, ब्लैक और ब्लू के साइड। और उसी के बाद उस मॉन्स्टर का मुंह भी दिखाया जाता है। और उस मॉन्स्टर के मुंह के ऊपर सॉन्ग मेरी लाइट स्टोन को फेंक देते हैं। उसी के बाद हमको थोड़े देर का टाइम दिखाया जाता है। और उसी के बाद दिखाया जाता है कि सॉन्ग मेरी ने उस वर्स्ट मॉन्स्टर को मार दिया होता है। और वहां पे बहुत ज्यादा मतलब आम नागरिक और तीन चार सिक्योरिटी गार्ड और रिपोर्टर भी आ जाते हैं। और सॉन्ग मिली सोचते हैं, आई डिफेंड थ्रोन बुल, मतलब उस बंदे, सॉन्ग मिली ने उस बुल को मार दिया होता है। और उस बुल को इतना ताकत से मारता है कि उस बुल का सर के साथ सीना भी गायब हो जाता है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है एमसी को, जो उस बच्ची के साथ शुक्रिया अदा करता है। एमसी कहता है, थैंक यू सो मच। उसके बाद शुक्रिया अदा करके एम्स वहां पे जाने ही लगता है। उसके बाद सौंगमिरी को याद आता है, वेट, हाउ डू नो माय नेम, मतलब सौंगमिरी सोचता है, इस मतलब ये मेरा नाम कैसे जानता है। पहले जो हेड में जो साउंड आया था, और इसी एमसी का होता है। और उसके बाद एमसी उस बच्ची को बोलते हैं, लेट्स गो होम, घर चलते हैं। और उसी के बाद दिखा जाता है, सॉन्ग मेरी सोचती है, ये लड़का कौन है। और इसी के साथ चैप्टर 1 हमारा यहाँ पे खत्म होता है। कहानी की शुरुआत एक ऐसी व्यक्ति विलिसियन से होती है जो एक वेब नोवेल लेखक है, लेकिन अपनी कहानी पूरी नहीं कर पा रहा। डेडलाइन नजदीक है और वो तनाव में है। इसी दौरान वो अपने फोन में एक अजीब और अनजान गेम देखता है, जिसे उसने कभी इंस्टॉल नहीं किया था। जिज्ञासा में वो गेम खोलता है और एक चींटी जैसा पात्रों को नियंत्रित करने लगता है। गलती से वो उस चींटी को मार देता है, जिसके बदले उसे गोल्ड कॉइन डार्क नाम का इनाम मिलता है। साथ ही एक संदेश आता है कि वो एक दुष्ट और शक्तिशाली भगवान बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दुनिया पहले ही बदल चुकी है, यहाँ लोग हंटर के रूप में जागृत शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। यूलिसियन भी अपनी क्षमता की परीक्षा देता है, लेकिन उसे केवल जी क्लास रैंक मिलते हैं, जो लगभग एक सामान्य इंसान के बराबर माना जाते हैं।
उसकी क्षमता केवल पदार्थ मतलब मार्शल मटेरियल का निर्माण करना है। इसलिए वो बेहद निराश हो जाता है और हंटर बनने का सपना लगभग छोड़ देता है। घर लौटकर वो फिर से लिखने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। टीवी पर लगातार शक्तिशाली एस क्लास हंटर की खबर चलती रहती है, जिन्हें देखकर उसकी हीन भावना और बढ़ जाती है। उसका फोन फिर सक्रिय हो जाता है। वो देखता है कि उसकी छोटे-छोटे गोल्ड कॉइन किसी तरह बढ़कर बड़ी मात्रा में बदल गए हैं। तभी एक संदेश आता है, बधाई हो, अनजात इस बार अपने गॉड स्टोर खोलने की सभी शर्त को पूरा कर लिया है। उधर एक बड़े समारोह में घोषणा की जाती है कि कोरिया में एक दुर्लभ हंटर स्टोर खुल गई है। उसी के बाद हमको दिखाया जाता है वहां पर इस क्लास क्रिएटर हंटर संगांगू और हमारी विशेष टेलीकिनेटिक शिकारी सियोक मीना आ जाती है और इसी के साथ यहाँ पे इस चैप्टर का अंत होता है। करने वाले हैं और चैप्टर की शुरुआत एक बड़े समारोह से होती है, जहां पूरे देश की निगाह एक बेहद ही दुर्लभ घटना पर टिकी हुई है। आखिरकार कोरिया में पहला हंटर स्टोर खुल चुका है। इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए राष्ट्रपति हंटर एसोसिएशन को अधिकारी और कई प्रभावशाली लोग एकत्र हुए हैं। जैसे ही घोषणा की जाती है कि हंटर स्टोर सक्रिय हो चुके हैं, वहां मजदूर लोग उत्साह से भर जाती है, क्योंकि ऐसा क्षमता बेहद ही दुर्लभ मानी जाती है और ये हंटरों को सामान्य सीमाओं से परे जाने का असर अवसर दे सकती है। लेकिन जल्दी ही एक अजीब समस्या सामने आती है। स्टोर के सक्रिय करने वाला हंटर उसे ही देख सकता है, जबकि बाकी लोग कुछ नहीं देख सकते। भीड़ भीड़ में भ्रम फैलने लगता है और कई लोग सोचते लगते हैं कि आखिर स्टोर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। स्थिति को संभालने के लिए प्रतिष्ठित टेलीकिनेसिस हंटर सियोंग मीना की मदद ली जाती है। उसकी विशेष क्षमता की जरिया बाकी लोग को भी उसी रहस्यमयी स्टोर को दिखाई जाती है। जब स्टोर की जानकारी लोगों के सामने आने लगती है, तो सभी हैरान रह जाती है। अंदर मौजूद वस्तु और आइटम सामान्य नहीं थे। हर वस्तु की अपनी कीमती श्रेणी और विशेष उपयोग था। इसी सवाल और जानते कि हंटर स्टोर इससे साबित हो जाता है कि हंटर स्टोर वास्तव में हंटरों की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। और उधर दूसरी ओर यूलिसियन अपनी अलग ही दुनिया में उलझा हुआ है। उसके फोन में खुला गॉड स्टोर अभी भी उसके लिए एक रहस्य बना हुआ है, जहां दुनिया में हंटर स्टोर के लिए लेकर उत्साहित है, वही यूलिसियन के पास उससे भी अधिक रहस्यमयी और अनोखी शक्ति मौजूद है। लेकिन जितना ज्यादा वो गॉड स्टोर को देखता है, उतना ही ज्यादा उसे एहसास होने लगता है कि ये सब वास्तविक है। स्टोर के अंदर अनगिनत आइटम मौजूद है, कुछ ऐसा हथियार जो इंसानों के समझ से परे है। लेकिन एक समस्या थी, यूलिसियन के पास गोल्ड कॉइन बहुत ही कम थे। उसके सामने करोड़ों कीमती वाली वस्तुएं थी, लेकिन वो उन्हें खरीद नहीं सकता था।
फिर भी वो हार नहीं मानता। वो स्टोर के हर सेक्शन को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पड़ता है। उसके नाम था ब्लाइंड गॉड आई। नाम सुनते ही यूलिसन को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन किसी कारण से उसकी नजर बार बार उसी आइटम पर जाकर ही रुक जाती थी, मानो सिस्टम खुद उसे यही शक्ति खरीदने के लिए कह रहा था। कुछ देर सोचने के बाद वो फैसला कर लेता है। वो अपनी कीमती गॉड कॉइन खर्च करेंगे, ब्लाइंड गॉड आइस खरीद लेता है। और तभी कुछ बदल जाता है। उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि उसकी इंद्र पहले से अलग ही हो चुकी है। अब वो ऐसी चीज महसूस कर सकता था जो पहले उसके लिए असंभव थी। यही पहली बार यूलिसियन को समझ आता है कि गॉड स्टोर की आइटम वास्तव में काम करता है। यही कोई मजाक नहीं थी, ये कोई मोबाइल गेम नहीं था, ये वास्तविक शक्ति थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। स्टोर में आगे खोजते हुए उसे एक और दिलचस्प कौशल दिखाई देती है, गॉड क्रशिंग फिंगर। नाम सुनते ही ऐसा लगता था जैसे किसी देवता की उंगली आकाश से उत, उतरकर सब कुछ कुचल देगी। यूलिसियन के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे, इसलिए वो अपनी हुई पूंजी से ये कौशल भी खरीद लेता है। अध्याय के अंत तक यूलिसियन पूरी तरह बदल चुका होता है। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई देती है, लेकिन जिसके हाथों में अब भगवान की शक्ति आने लगी है। और यही चैप्टर 3 समाप्त होती है। लेकिन स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो पर। और हम चैप्टर 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा था कि एक साधारण और असफल लेखक यूलिसियन को जिंदगी अचानक बदलने लगी थी। एक रहस्यमयी गेम उसके फोन में पकड़ हुआ। उसने मजाक मजाक में एक चींटी को कुचल दिया और बदले में उसे मिला एक अजीब इनाम, डार्क गॉड कॉइन। इसके बाद उसे गॉड स्टोर नाम की एक रहस्यमय शक्ति प्राप्त हुई। अब चैप्टर 4 की शुरुआत होती है। यूलिसियन अपने कमरे में बैठा हुआ था। कई दिनों की मेहनत के बाद उसने अपनी नई कहानी का पहला चैप्टर पूरा कर लिया था। हालांकि कहानी पूरी तरह उसकी कल्पना नहीं थी। उसके गॉड गेम में जो कुछ देखा था वही उसने अपने कल्पना अनुसार लिख दिया था। उसे खुद नहीं पता था कि लोग इस कहानी को पसंद करेगा या नहीं। तभी उसका फोन बजता है। कल उसके एडिटर की थी। यूलिसियन थोड़ा घबराते हुए कॉल उठाता है, लेकिन अगले ही पल उसे एक ऐसी प्रतिक्रिया सुनने को मिलता है जिसके उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। एडिटर उसकी कहानी की जमकर तारीफ करने लगता है। वह कहता है कि कहानी का कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है और प्लॉट भी दिलचस्प है, और सबसे बड़ी बात, वो अगले चैप्टर का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये सुनकर यूलिसियन खुद हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी में शायद पहली बार किसी ने उसकी काम की इतनी तारीफ की थी। कॉल खत्म होने से पहले वो अंतिम विश्वास से कहता है कि अगले 2 या 3 दिनों में नया चैप्टर तैयार हो जाएगा। फोन कटने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि शायद पहली बार उसकी किस्मत उसका साथ दे रही है। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। वो दोबारा अपना फोन खोलता है और सीधा गॉड गेम में प्रवेश करता है।
स्क्रीन पर उसकी चींटी समायता दिखाई देती है। तभी उसकी नजर एक नए मॉन्स्टर पर पड़ते है। एक खतरनाक चींटी मॉन्स्टर। पहले की तरह वो फिर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। उसके सामने स्किल का नाम चमकता है। भगवान की कुचलने वाली दर्जनों उंगली। बेचारा मॉन्स्टर कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो धरती पर बुरी तरह कुचल दिया जाता है। एक ही प्रहार, एक ही हमला और लड़ाई खत्म। मॉन्स्टर के मरते ही सिस्टम सक्रिय होने लगता है। उसे इनाम के रूप में एक और डार्क गोल्ड कॉइन मिलता है। लेकिन इस बार कुछ अलग होने लगता है। जैसे ही नया सिक्का उसके सक्रिय में जुड़ता है, उसके पास मौजूद बाकी सिक्का चमकने लगते हैं। यूलिसियन हैरान से स्क्रीन को देखता है। एक एक करके सारे छोटे सिक्के हवा में उठने लगता है। वो एक दूसरे की और खींचे खींचने लगते हैं, मानो कोई अस्थायी शक्ति उन्हें जोड़ रही है। कुछ ही सेकंड में सारे सिक्के एक साथ मिल जाते हैं और फिर उनकी जगह बड़ा चमत्कार सिक्का दिखाई देता है जिस पर लिखा था 100। यूलिसियन की आंखों फैल जाती है। उसे समझ नहीं आती कि अभी अभी क्या हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो सिस्टम का नियम समझने लगता है। गॉड कॉइन सिर्फ जमा करने के लिए नहीं है, वो आपस में मिलकर उच्च स्तर के सिक्कों में बदल सकते हैं। यानी जितने ज्यादा कॉइन इकट्ठा होगा, उतनी बड़ी शक्ति हासिल ही जा सकती है। एक खोज बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब गॉड स्टोर में और भी महंगी चीज खरीदना संभव हो सकता था। यूल्सन तुरंत गॉड स्टोर में बारे में सोचने लगता है। वो कल्पना करने लगता है कि भविष्य में उसे कैसी कैसी शक्तियां मिल सकता है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। उसकी स्क्रीन अचानक झिलमिलाने लगता है। पल पहले वो अपने कमरे में था, लेकिन अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब जाते हैं। जब वो दोबारा आंख खोलता है तो खुद को एक सुनसान मूवी थिएटर में पाता है। चारों ओर सैकड़ों खाली सीटें थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। यूलिसियन घबराकर इधर उधर देखने लगता है। वह चिल्लाता है, कोई है यहाँ? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। तभी अचानक सामने की विशाल स्क्रीन चमक उठती है। यूलिसियन का दिल तेज से धड़कने लगता है। स्क्रीन पर कोई फिल्म नहीं चल रही थी, बल्कि किसी दूसरी दुनिया की यादों दिखाई देने लगती है। एक विशाल रेगिस्तान, तपती हुई रेत और वहां पड़ा एक गंभीर रूप से घायल योद्धा। उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन मरने से पहले वो एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना चाहता था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे ये सब क्यों दिखाई जा रही है। क्या ये किसी दूसरी दुनिया का इतिहास था, या फिर गॉड गेम का कोई छिपा हुआ रहस्य? ये एक परीक्षा है, एक परीक्षा जिसे उसे पूरा करना ही होगा, क्योंकि इसके पीछे कई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हो सकता है, और शायद इसके अपनी किस्मत भी यही जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। हम चैप्टर 5 की शुरुआत होते हैं उस अजीब थिएटर से। यूलिसियन खुद को एक सुनसान मूवी थिएटर में पाता है। चारों तरफ सन्नाटा था और सामने की विशाल स्क्रीन पर किसी दूसरी दुनिया की घटनाएं चल रही थी। स्क्रीन पर एक घायल चींटी सैनिक दिखाई देती है। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था
कि वह किसी भी पल मर सकता है, लेकिन मरने से पहले वो एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना चाहता था। वो किसी तरह अपने साम्राज्य तक पहुंचता है और वह मौजूद चींटियों को चेतावनी देता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, मुझे पता चल गया है कि हमारी साम्राज्य जनजाति कहाँ गई थी, लेकिन बेलक टाइप को भगवान ने उन सभी को मार डाला। वह कोई भगवान नहीं बल्कि एक भयानक राक्षस है। उसकी बात सुनकर पूरा साम्राज्य स्तब्ध हो जाता है, लेकिन अगले ही पल कई चींटियां उसका मजाक उड़ाने लगता है। कुछ उसे डरपोक कहते हैं, कुछ कहते हैं कि अगर वो हार गया था तो उसे वही मर जाना चाहिए था, और कुछ तो ये मानने से ही इनकार कर देता है कि कोई भगवान भी राक्षस हो सकता है। घायल सैनिक बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वह बताता है कि उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने के तैयार नहीं था। तभी एक गूंजती हुई आवाज पूरे क्षेत्र में फैल जाती है, सब चुप हो जाओ। सभी चींटियां तुरंत शांत हो जाती है। उनके सामने साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली जादूगर खड़ा था, महान जादूगर सर 808 अब्रान। ये चींटी साम्राज्य के सबसे बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्तियों में से एक है। वह घायल सैनिक की बात ध्यान से सुनता है, फिर अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करता है। कुछ पल बाद उसकी आंख गंभीर हो जाता है। वो घोषणा करता है, मैं उस दुष्ट पावर को उपस्थित महसूस कर सकता हूँ जिसके बारे में ये सैनिक बता रहा है। पूरा साम्राज्य हैरान हो जाता है। अब किसी के पास सैनिक की बात पर शक करने की वजह नहीं बची थी। महान जादूगर खुद उसकी बात की पुष्टि कर चुका था। सर 808 आप कहता है, यदि कोई दुष्ट भगवान हमारे क्षेत्र में मौजूद है तो हमें उसे तुरंत भगा देना चाहिए। वो बात सुनकर सभी चींटियां का जोश लौट आता है, लेकिन उससे पहले महान जादूगर एक और काम करता है। वो प्राकृतिक की शक्ति का उपयोग करता है। हरी रोशनी घायल सैनिक को घेर लेते हैं और देखते ही देखते उसके सारे घाव भरने लगता है। कुछ सेकंड पहले जो सैनिक मौत के करीब था वह पूरी तरह स्तब्ध हो जाता है। सैनिक की आंखों में खुशी की और सम्मान भर जाता है। उसे लगता है कि वो उनका साम्राज्य सुरक्षित है। महान जादूगर आदेश देता है, बहादुर सैनिक हमें उस दुष्ट भगवान तक ले चलो, और फिर पूरा साम्राज्य युद्ध की तैयारी करने लगता है। हर कोई एक ही नारा लगा रहा था, बुरी आत्मा का अंत हो, दुष्ट भगवान का विनाश हो। उधर थिएटर में बैठा हुआ यूलिसियन ये सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई फिल्म है या किसी वास्तविक दुनिया की घटना। लेकिन फिर सब कुछ बदल जाता है। अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वो अपने कमरे में वापस आ चुका था। कुछ सेकंड तक वो चुपचाप बैठा रहता है। उसका दिमाग अभी भी थिएटर में देखा हुआ दृश्य से भरा हुआ था। वो खुद से पूछता है, क्या मैंने चींटियों के बारे में सपना देखा था? फिर कुछ से सोचकर कहता है, या किसी चींटी ने मेरे बारे में सपना देखा? ये सवाल जितना मजाकिया था उतनी ही डरावनी भी थी, क्योंकि उसे महसूस होने लगता था कि इस दुनिया और उसकी दुनिया के बीच कई संबंध मौजूद है।
तभी उसकी नजर फोन की स्क्रीन पर जाता है और जो वो देखता है उसे देखकर उसका रोंगटे खड़े हो जाता है। वही दाढ़ी वाला चींटी जिसे उसने अभी अभी अपने सपने में देखा था फोन स्क्रीन पर मौजूद थी। अब कोई शक नहीं बचा था। थिएटर में दिखाई गई घटनाएं वास्तविक थी और वो सचमुच उस दुनिया को प्रभावित कर सकता था। यूलिसियन का उत्साह बढ़ जाता है। वो तभी हमको दिखाया जाता है यूलिसियन अपने मोबाइल स्क्रीन को देख रहा होता है। उसी के बाद उसका मोबाइल स्क्रीन के अंदर से एक लाइट आता है और उसका सर पे लगता है और वो देखता है क्या हुआ। उसके बाद देखता है उसका सर से खून निकल रहा है। उसी के बाद दिखाया जाता है बूढ़ा जादूगर और एक जादुई मंत्र कहने लगता है और दूसरी दूसरी तरफ यूलिसियन के ऊपर फेंक देता है और वो जाके फिर से उसका सर के ऊपर ही लगता है और सब लोग कहते हैं ऑल एविल गॉड, ऑल एविल गॉड, बोरा विल गॉड। उसी के बाद हमको दिखाया जाता है यूलिसियन अपने सर को पकड़ते हुए बैठा रहता है। उसके बाद उसको दिखाया जाता है वो जादूगर समझ जाता है वो उसका जादू उस भगवान के ऊपर कुछ काम नहीं करा और वो कांपते हुए बोलता है सब लोग भागो। और सब लोग भागो बोलते ही उसके ऊपर एक बीम गिरता है और वो कोई बीम नहीं होता, वही यूलिसन का गॉड फिंगर होता है और वो जादूगर तभी खत्म हो जाता है। उसी के बाद हमको दिखाया जाता है कि दोबारा आसमान आसमान में पावर इकट्ठा होने लगता है और वो पहले वाला एंड मॉन्स्टर कहता है कि ये फिर से उसी के बाद आसमान से गॉड फिंगर फिर से उन सभी के ऊपर गिरने लगता है और सभी लोग बोलते हैं भागो भागो, कितना भयानक गॉड है, इविल गॉड है ये। उसी के बाद दिखा जाता है सभी मॉन्स्टर मारा जाता है और सभी लोग बोलते हुए मरता है कितना भयंकर। उसी के बाद दूसरी तरफ विल्सन को दिखाया जाता है जो अपने फोन को जमीन में पटक कर अपना मुक्का को मारते रहता है और इसको दिखाई देता है नंबर 404 सब्जेक्ट ए वायलेंट डेथ। उसके बाद दिखाया जाता है नंबर 808 इज सब्जेक्ट टू ए वायलेंट डेथ। उसके बाद दिखाया जाता है यूलिसियन पागल के जैसा उसका मोबाइल के अंदर ही मारने लगता है और उसका दिमाग पूरा घूम जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है नंबर 809 इज सब्जेक्ट टू ए वायलेंट डेथ और ऐसे दिखाते दिखाते वो शांत थोड़ा होता है। उसी के बाद वो उसका मोबाइल को देखते रहता है और उसको समझ में आता है वो खुद के ही मोबाइल पे अपना गुस्सा उतर रहा था और उसका मोबाइल टूट जाता है और उसी के बाद वहां पे सिस्टम आता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव ऑब्टेन द टाइटल ऑफ एविल गॉड। मतलब आपने एविल गॉड का टाइटल हासिल कर लिया है और इसी के साथ चैप्टर 5 यहाँ पे ही एंड होता है। प्रीवियस चैप्टर की शुरुआत होती है वहां पे एक जादुई चींटी दिखाई जाती है उसी के साथ उसका चार और चींटी दिखाई जाती है और यूलिसन का हाथ दिखाया जाता है वो अपनी मुक्के को अपनी मोबाइल के ऊपर पटकता है और वहां पे नंबर 404 मर जाता है। उसी के बाद नंबर 808 भी मर जाता है और यूलिसियन लगातार अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर पंच मारते रहता है और दिखाई देता है उसका स्क्रीन भी टूटने लगता है और उसका सर से भी खून आने दिखाई देता है और उसी के साथ दिखाई देता है नंबर 809 भी मर चुका है और यूलिसियन और फिर होश में आता है कि उसका मोबाइल टूट चुका है और थोड़ा देर तक वो ध्यान से अपने मोबाइल को देखता है और उसी के बाद उसको समझ में आता है उसका मोबाइल का स्क्रीन टूट चुका है और उसी के बाद वो रोते हुए उस बोलता है मेरा मोबाइल का स्क्रीन टूट गया, मेरा मोबाइल टूट गया। उसी के बाद वो होश में आने के बाद अगल बगल देखने लगता है और अगल बगल देखते हुए सोचता है इतने सारा गोल्ड कॉइन और उसके आसपास बहुत सारे गोल्ड कॉइन था वो भी 100 वाला। बिस्तर में गोल्ड कॉइन, फर्श में गोल्ड कॉइन, मतलब गोल्ड ही गोल्ड।
अंबानी मेरे घोड़े पे, ऐसा बात हो गया है यूलिसन के साथ। उसके बाद यूलिसियन अपने टूटे हुए मोबाइल के देखता है और वहां पे सिस्टम का एक मैसेज आता है, टूटी हुई स्क्रीन। और उसी के बाद आता है सिस्टम का नोटिफिकेशन, अनजान भगवान का कर्म हजार तक पहुंच चुका है। ये पढ़कर वह पूरी तरह हैरान रह जाता है, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। अगले ही पल सिस्टम उसे एक नया टाइटल देता है, दुष्ट भगवान, और साथ में एक और उपाधि, क्रूर कातिल। एलिसन का चेहरा देखने लायक था। वो सोचने लगता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि सिस्टम उसे इतना खतरनाक इंसान समझ रहा है। प्लीज, उसकी नजर नई बनी हुई रिंग पर पड़ती है। रिंग से एक अजीब लेकिन बहुत खूबसूरत खुशबू निकल रही थी। जिज्ञासा में वो उसे पहन लेता है, और जैसे ही रिंग उसकी उंगली में आती है, पूरे शरीर में ऊर्जा दर जाती है। उसे महसूस होता है कि उसका सिर पहले से ज्यादा खराब हो गया है। उसकी सारी थकान पल भर में गायब हो जाता है। इल्लिशन खुशी से चिल्लाता उठता है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर बिल्कुल नया हो गया है। कि एक और नोटिफिकेशन सामने आता है, अंधे भगवान की आंख का विशेष अधिकार सक्रिय हो रहा है। इलिसियन पहले तो कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन अगले ही पल उसके सामने विश्लेषण का विकल्प दिखाई देता है। वह तुरंत अपनी रिंग पर ये शक्ति इस्तेमाल करता है। कुछ सेकंड बाद सिस्टम रिंग की पूरी जानकारी खोल देता है। ये कोई साधारण रिंग नहीं थी, ये एक दुर्लभ रिंग थी, जिसमें जंगल की जीवन शक्ति समाई हुई थी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत थी यूजर की क्षमताओं को बढ़ाना। अब यूलिसन की उत्सुकता सातवें आसमान पर थी। वह तुरंत अपने टीवी पर एनालाइज इस्तेमाल करता है। सिस्टम बताता है कि टीवी 1 साल पुराना है और उसकी वारंटी भी 3 महीने की बाकी है। फिर लैपटॉप की बारी आती है। वह भी सिस्टम सब कुछ सही बता देता है, लेकिन जब वो अपनी पुरानी बिस्तर को स्कैन करता है तो जवाब देखकर खुद हंस पड़ता है। 10 साल पुराना, इसे फेंक देना चाहिए। अब यूलिसन को समझ आने लगता है कि ये शक्ति कितनी खतरनाक और उपयोगी है। नई रिंग और नई शक्ति देखकर उसकी आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। वो सोचता है कि अगर लोग उसकी बनाई रिंग देख ले तो कोई भी उसे ए फ्रेंड नहीं कहेगा। इसी विश्वास के साथ वो पैरानॉर्मल फेनोमेना सेंटर की तरह निकल पड़ता है। उसे लगता है कि अब उसकी रैंक दोबारा जांचने का समय आ गया है। यूलिसियन पूरे आत्मविश्वास के साथ पैरानॉर्मल फिनोमिना सेंटर पहुंच जाता है। उसे पूरा यकीन था कि इस बार उसकी रैंक जरूर बढ़ेगी। काउंटर पर पहुंचकर वो ई-एवोल्यूशन की मांग करता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट की अगली बात सुनकर उसका पूरा उत्साह ठंडा पड़ जाता है। उसे बताया जाता है कि दोबारा रीएवोल्यूशन करवाने के लिए 15,80,000 वॉन फीस देना होगा। और यूलिसान मन में सोचता है कि इसमें तो दूसरा घर आ जाएगा। ये रकम सुनते ही यूलिसान का होश उड़ जाता है। उसके पास तो इतने पैसे दूर दूर तक नहीं थे। कुछ सेकंड पहले तक जो इंसान खुद को भविष्य का महान रैंकर समझ रहा था, अब वो शर्मिंदगी से जमीन में गड़ने जाने चाहता था। आखिरकार वो माफी मांगता है और वहां से वापस निकल जाता है। यूलिसन काउंटर के पास से आकर एक
चेयर में आके बैठता है और वो सोचता है कि उसे पहली फिश के बारे में पता कर लेना चाहिए था। रिंग मिलने की खुशी में वो इतना बहक गया था कि उसने किसी चीज के बारे में ठीक से सोचा ही नहीं। वह उसके पास ना पैसा था, ना ही रिहेबिलिटेशन करवाने के लिए कोई तरीका। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और विचार आता है, अगर उसकी एनालिसिस पावर वस्तुओं और काम कर सकती है तो क्या ये इंसान कर भी काम कर सकता है? जिज्ञासा के कारण यूलिसन अपनी नई शक्ति एक्टिवेट कर देता है। उसकी आंखों के सामने राह चलते लोग की जानकारी दिखाई देने लगती है। सबसे पहले वो एक आदमी को देखता है। सिस्टम उसकी उम्र बताता है और साथ ही उसकी एक निजी बीमारी भी यूलिसन को तुरंत चौंका देता है। वो सोचता है कि शायद सिस्टम मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो दूसरी महिला पर एनालिसिस करता है तब सिस्टम उसकी गर्भावस्था की जानकारी दिखाई देते हैं। अब यूलिसन को यकीन होने लगता है कि उसकी शक्ति सच में लोगों को शरीर और हालत के पढ़ सकती है। वह तुरंत व्यक्ति पर शक्तियां इस्तेमाल करता है और इस बार भी सिस्टम उसकी बहुत निजी समस्या बता देता है। महसूस होता है कि अगर उसने किसी से यह बातें पूछ ली तो लोग उसे पागल समझेंगे। अब यूलिसन समझ चुका था कि उसकी नई शक्ति कितनी असाधारण है। ये केवल चीजों का इतिहास नहीं बताती, ये लोगों के ऐसा राज भी उजागर कर सकती है जिन्हें शायद वो खुद भी किसी को बता ना चाहे। उसे एहसास होता है कि इस शक्ति का गलत इस्तेमाल बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। यूलिसियन वो खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर भीड़ में खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। जैसे ही यूलिसियन उस लड़की पर एनालिसिस का इस्तेमाल करता है, कुछ अजीब होता है। बाकी लोगों की तरह उसकी जानकारी तुरंत सामने नहीं आती। स्क्रीन पर कुछ अलग दिखाई देती है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ था। यूलिसियन पहली बार किसी ऐसी व्यक्ति को देख रहा था जिसे उसकी शक्ति आसानी से पढ़ नहीं पा रही थी। उसकी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है। वो सोचता है, लगता है कि आखिर ये लड़की कौन है? क्या ये कोई साधारण इंसान है या फिर उसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है? लिसान अभी इस रहस्य के बारे में सोच ही रहा था। महसूस होता है कि शायद ये मुलाकात कोई साधारण संयोग नहीं है। शायद उसकी नई शक्तियां और इस रहस्यमयी लड़की के बीच कोई गहरा संबंध है। और दोस्तों, यही चैप्टर 6 खत्म होता है। एक तरह यूलिसन को नया शक्ति मिल चुकी है, दूसरी तरफ उसकी जिंदगी में एक नया रहस्य प्रवेश कर चुका है। अब आगे क्या होगा? क्या ये लड़की उसकी दोस्त बनेगी या दुश्मन? और क्या यूलिसन की असली ताकत अभी भी छिपी हुई है? इस सभी सवालों के जवाब हमें अगले चैप्टर में मिलेगा। तो चैप्टर आगे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना गाइस। आज के लिए इतना ही, कई और एक चैप्टर में मिलते हैं।